हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। उधर भारत में स्वदेशी ऑक्सीकेयर से ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए पीएम मोदी एक्शन में हैं, लेकिन जब मोदी काम कर रहे थे उस वक्त मोदी विरोधी क्या कर रहे थे? उससे भी बड़ी बात कि क्या मोदी विरोधी किसी विदेशी साजिश में फंसते जा रहे हैं? क्या वो चाइनीज स्क्रिप्ट पढ़कर मोदी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? इस खबर की पूरी तहकीकात इस रिपोर्ट में है। यह खबर बहुत तेजी से फैलाई गई। मोदी की एक जैसी तस्वीर और आगे पीछे करके सेम टू सेम वही बातें। बीबीसी हो, अल जजीरा हो या कोई और विदेशी मीडिया, जिसे देखो वो बस एक नाम यानी लैंसेट का जिक्र करके मोदी पर अटैक करता दिखा। मोदी को घेरने वाले इंटरनेशनल स्क्रिप्ट को कांग्रेस पार्टी ने हाथों हाथ उठा लिया और अपनी सुविधा के मुताबिक फैलाना शुरू कर दिया। कांग्रेस के नेताओं की टाइमलाइन उठाकर देख लीजिए, सबकी टाइमलाइन पर इसी लैंसेट का जिक्र है और मोदी को घेरने के लिए हर कोई बहती गंगा में डुबकी लगा रहा है। मगर अब इस लैंसेट वाले खेल में एक नई बात पता चली है। सॉलिड चाइनीज एंगल सामने आया है। लैंसेट नाम के मेडिकल जर्नल में इंडियाज कोविड-19 इमरजेंसी के नाम से जो आर्टिकल छपा और इसमें जितनी चालाकी से मोदी के खिलाफ नैरेटिव फिट किया गया, रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे अंजाम दिया एक चाइनीज स्क्रिप्ट राइटर ने। यह हेडलाइन पढ़ लीजिए, समझ जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको जरा चाइनीज लेखिका का बायोडेटा दे देते हैं। इस महिला का नाम है हेलेना यू वैंग, जो लैंसेट एशिया की एडिटर है और बीजिंग में बैठकर इस मेडिकल जर्नल के लिए आर्टिकल्स लिखती है। इस महिला की डिटेल कंफर्म करने के लिए जब हमने लैंसेट की वेबसाइट पर जाकर उसकी एडिटोरियल कॉन्टैक्ट डिटेल निकाली तो सब कुछ क्लियर हो गया। डेजिग्नेशन और नाम दोनों आपके सामने है। वैसे अभी तक ये पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि मोदी विरोध का नैरेटिव सेट करने वाला लेख इस चाइनीज ने ही लिखा, क्योंकि लेख में लिखने वाले का नाम साफ नहीं है। मगर लैंसेट की एशिया एडिटर होने के नाते इस संभावना से कैसे इनकार किया जा सकता है कि इस आर्टिकल में जो कुछ भी लिखा गया उसकी जानकारी इस महिला को नहीं होगी। सोशल मीडिया पर बहस शुरू हुई। लोगों ने लिखा, वुहान वायरस के खिलाफ मोदी ने जिस तरह का काम किया, जैसे एक्शन लिए, उसे बदनाम करने के लिए बीजिंग में बैठकर हेड जॉब आर्टिकल का सहारा लिया गया। अब नए फैक्ट सामने आने के बाद ये सवाल तो उठेंगे कि क्या भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए जानबूझकर इस आर्टिकल में मोदी की बुराई की गई और इसके लिए एक चाइनीज को हथियार बनाया गया? और क्या यह सिर्फ एक संयोग है कि लैंसेट में एंटी मोदी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उस आर्टिकल को प्रकाशित किया जाता है और उसी दिन कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट होने शुरू हो जाते हैं, इसे तेजी से फैलाया जाता है। लेकिन आप जितना समझ रहे हैं, यह खेल उससे कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। लैंसेट की भूमिका आमतौर पर मेडिकल, प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल रिसर्च को सामने लाना है, इलाज के तरीकों की समीक्षा करना और अलग अलग स्टडीज के हवाले से उनके नतीजों को पब्लिश करना है। मगर रिपोर्ट्स कहती हैं कि हाल के कुछ सालों में उसके रवैये से ऐसा नहीं लगा कि जिंदगी बचाने के लिए चिकित्सा जगत की खूबियों को सामने लाना उसका मेन टारगेट है। इसके उलट लैंसेट पर चंद देशों के इशारों पर चलते हुए एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप लगा। उदाहरण के तौर पर पिछले साल लैंसेट में 1 लाख के करीब कोरोना मरीजों पर की गई शोध पर आधारित एक रिपोर्ट छपी, जिसमें दावा किया गया कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन नाम की दवा से कोविड-19 मरीजों की मौत का खतरा बढ़ जाता है। इस शोध की वजह से WHO ने कोविड-19 के मरीजों पर HCQ के क्लिनिकल ट्रायल्स रोक दिए। मगर बाद में इस जर्नल ने एक आंतरिक जांच को आधार बताते हुए HCQ वाली स्टडी को वापस ले लिया। इन हेडलाइंस से सब कुछ क्लियर है कि कभी कभी हड़बड़ी करने में भयंकर गड़बड़ी हो जाती है। इन हेडलाइंस को रिकन्फर्म करने के लिए जब हम लैंसेट की आधिकारिक वेबसाइट पर गए तो वहां हमें उसी आर्टिकल पर बड़े बड़े अक्षरों में रिट्रैक्टेड लिखा हुआ दिखाई दिया। वो स्क्रीनशॉट इस वक्त आपके सामने है।
अब सवाल उठता है कि अगर रिसर्च वर्क में गड़बड़ियां थी तो उसे इस जर्नल में प्रकाशित ही क्यों किया गया? क्या HCQ से मौत के ज्यादा खतरे वाले दावे किसी के इशारे पर किए गए थे? इस मामले में उंगली चीन की तरफ उठी। कहा गया कि चीन नहीं चाहता था कि उससे पहले यूरोप, अमेरिका या भारत कोरोना की वैक्सीन बना ले, क्योंकि इसमें एक विशाल बाजार की संभावना है। और अब ये दावा किया जाना कि मोदी विरोधी आर्टिकल के पीछे चाइनीज दिमाग है, चाइनीज स्क्रिप्ट राइटर है। ये क्रोनोलॉजी देखकर और सुनकर किसी को भी शक होगा, कोई भी यही सोचेगा कि पर्दे के पीछे आखिरकार कौन सा खेल चल रहा है। इस खेल को समझने के लिए आपको इंडिया को मिल रहे इंटरनेशनल हेल्प की लेटेस्ट तस्वीरें देखनी होगी। भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से 35 टन मेडिकल सप्लाई लेकर मुंबई के लिए रवाना हुआ। रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने पहले ही 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ एक फ्लाइट दिल्ली में लैंड कराई है। नीदरलैंड्स और स्विट्जरलैंड से भी इमरजेंसी मेडिकल सप्लाई आई है। ओमान ने 36 वेंटिलेटर और 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 100 ऑक्सीजन सिलेंडर, जरूरी दवाएं और मेडिकल सप्लाई भेजी है। जापान ने भी 2 एयरक्राफ्ट से 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की डिलीवरी की है। दुनिया ने इंडिया को मदद भेजी और भारत ने वो मदद हॉस्पिटल्स में भेजी। देश भर के 19 हॉस्पिटल को नए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट मिल गए। रूस से आई मशीनें काम करने लगी हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, UAE, इजराइल से आए इक्विपमेंट्स भी फिट हो गए। रोमानिया, फ्रांस और जर्मनी के प्लांट्स भी एक्टिव हो गए। वीडियो भी कैमरे पर है और ऑडियो भी रिकॉर्डेड है। जो विदेशों, US और रोमानिया से जो उन्होंने इतने सारे सिलेंडर इतने कम समय में हमारे पास भेजे, उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। PGI MER Chandigarh received several life-saving equipment through Government of India, like non-invasive ventilator, oxygen concentrator, bulk oxygen cylinders, along with remdesivir and PP kits. All these equipments and materials has been put to use for the COVID patients. सरदार वल्लभ भाई पटेल DRDO कोविड हॉस्पिटल से तस्वीरें आई हैं। जर्मनी से आया विशाल ऑक्सीजन प्लांट भी चंद दिनों के अंदर काम करने लगा है। खुद भारत में जर्मनी के एम्बेसडर ने ट्वीट करके जानकारी दी है। इंडिया टीवी रिपोर्टर गोनिका अरोड़ा ने सीधे स्पॉट से इसकी रिपोर्टिंग की है। सेल्फ कंटेन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट इस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड हॉस्पिटल में लगाया गया है, जो कि DRDO की तरफ से ऑपरेट किया जा रहा है। और इस प्लांट की खास बात यह है कि एक दिन में 4 लाख लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस यहां पर की जाती है। और ये जो ऑक्सीजन प्लांट है, इस प्लांट के बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं कि इस तरीके से इस एक प्लेटफॉर्म में इस पूरे ऑक्सीजन प्लांट को बनाया गया है। और यहाँ पर इस ऑक्सीजन प्लांट को कुछ दिन पहले एयरलिफ्ट करते हुए 2 इंस्टॉलमेंट्स में भारत लाया गया था। और जर्मन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। उनकी एक पूरी टीम, 13 लोगों की टीम यहाँ पर है। कर्नल थिम की अध्यक्षता में ये टीम यहाँ पर पहुंची है और उनके लीडरशिप में यहाँ पर ये पूरा ऑक्सीजन प्लांट इस वक्त जनरेट किया गया है। और जो DRDO के साइंटिस्ट हैं उन्हें इसके बारे में पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है, ट्रेन किया भी जा चुका है कि आखिर ये प्लांट किस तरीके से काम करेगा। ये जर्मन प्लांट कैसे काम करेगा, कैसे ऑक्सीजन जनरेट करेगा, इसका पूरा विश्लेषण अब खुद एक्सपर्ट्स की जुबानी सुनिए। जो जनरेटर है ये कैसे काम कर रहा है और कैसे कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है जिससे ऑक्सीजन प्लांट चल रहा है? सर मैम, ये 70 kVA का जनरेटर है। ये बेसिकली 2 जनरेटर्स हैं। तो ये फेल सेफ के लिए रखा गया है कि अगर एक जनरेटर काम ना करे तो दूसरा जनरेटर अपने पास है कि अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो हम दूसरे जनरेटर, और ये दोनों ऑटोमेटिक है, मतलब अगर ये बंद होगा तो वो अपना आप चालू हो जाएगा। तो नेवर एवर अपना प्लांट कभी बंद होगा। इसको सप्लाई मिल जाती है तो ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है उसी को कंसंट्रेट करता है, उसी से एक्सट्रैक्ट करता है ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले जो 2 हमारे पास में फिल्ट्रेशन यूनिट्स हैं जो कि एटमॉस्फेरिक एयर को फिल्टर करते हुए, यानी पार्टिकल्स को रिमूव करते हुए, थोड़ा कूल डाउन करते हुए सिस्टम के पास पहुंचाते हैं। ये सिस्टम में 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, 1, 2, 3 प्लेटफॉर्म। हर प्लेटफॉर्म पे 12 सिस्टम लगे हुए हैं 10 लीटर पर मिनट की कैपेसिटी के। तो 10 लीटर पर मिनट एक सिस्टम जनरेट करता है। तो टोटल 360 लीटर्स ऑक्सीजन गैस 94% प्योरिटी के साथ में हम यहाँ पे जनरेट कर पाते हैं। क्योंकि ये गैस भारत ने पिछले साल कोरोना महामारी का मुकाबला डट कर किया, दुनिया की भी मदद की, नए दोस्त बनाए, और यही बात कुछ विदेशी ताकतों को पसंद नहीं आ रही।
इन विदेशी ताकतों की दूसरी समस्या यह भी है कि दुनिया से मिल रही मदद के अलावा भारत खुद भी अपनी बदौलत ये जंग लड़ रहा है। वायुसेना, नौसेना नॉन स्टॉप एक्टिव है। इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर 732 से ज्यादा सॉर्टीज ले चुके हैं। देश और विदेश से 498 ऑक्सीजन टैंकर्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जा चुके हैं। इस मिशन के लिए वायुसेना ने 42 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लगा रखे हैं, जिसमें 6 C-17 ग्लोबमास्टर, I-76 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स, 30 मीडियम लिफ्ट C-130J और AN-32 एयरक्राफ्ट इस मेगा मिशन का हिस्सा हैं। वायुसेना के ये विमान जर्मनी, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और सिंगापुर सहित 9 से ज्यादा देशों में उड़ान भर चुके हैं। विदेशों में 98 सॉर्टीज लगाई गई हैं। विदेशों से 95 कंटेनर्स लाने के लिए 480 घंटों का सफर तय किया गया है। ठीक इसी तरह ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के तहत भारतीय नौसेना का INS तरकश 40 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के साथ 2 क्रायोजेनिक कंटेनर्स और 230 ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ बुधवार को मुंबई पहुंच चुका है। अब तक नौसेना के 7 जहाज 13 कंटेनर्स में 260 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के साथ भारत पहुंच चुके हैं और इन कंटेनर्स की राज्यों को डिलीवरी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा इस वक्त नौसेना का INS जलाश्व ब्रोनोई में है। INS शरदोल मेडिकल सप्लाई के लिए कुवैत पहुंच चुका है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस अभी भी तेज रफ्तार से एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर पहुंच रही है। अभी तक भारतीय रेलवे 396 टैंकर्स में 6260 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई अलग अलग राज्यों में कर चुकी है। मंगलवार को देश में ऑक्सीजन एक्सप्रेस से 800 मीट्रिक टन LMO की सप्लाई हुई। अभी तक 100 ऑक्सीजन एक्सप्रेस अपनी यात्रा पूरी कर चुकी है। इसका सीधा फायदा उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, राजस्थान, दिल्ली और यूपी को हुआ है। देहरादून के लिए 120 मीट्रिक टन और पुणे के लिए 55 मीट्रिक टन के साथ पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मंगलवार रात पहुंच चुकी है। 407 मीट्रिक टन महाराष्ट्र में उतारे जा चुके हैं। 1680 मीट्रिक टन यूपी में, 360 मीट्रिक टन MP में, 939 मीट्रिक टन हरियाणा में, 123 मीट्रिक टन तेलंगाना में, 40 मीट्रिक टन राजस्थान, 120 मीट्रिक टन कर्नाटक और 2404 मीट्रिक टन दिल्ली में ऑफलोड किए जा चुके हैं। इन सबके बीच एक बड़ी खबर यह है कि DRDO की तरफ से तैयार किए गए ऑक्सी केयर सिस्टम को PM केयर फंड्स की तरफ से मंजूरी मिल गई है। अच्छी खबर यह है कि जल्द ही इसकी सप्लाई प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। PM केयर फंड से 322 करोड़ रुपए की लागत से DRDO द्वारा विकसित ऑक्सी केयर सिस्टम की 1,50,000 यूनिट की खरीद को मंजूरी दी गई है। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, डिटेल्स आपको देंगे ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।